राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहरी में फिर से स्वागत करूं। तो भाई जितने भी साथी हरियाणा पुलिस हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, कोई सा भी कांस्टेबल की तैयारी कर दो, बस ये चीज होनी चाहिए, हाँ भाई कांस्टेबल बनेगा हमारा छोरा, ठीक है। हाथ में लठ लेके मानना का इतना कौन नहीं मानना है। तो जो भी साथी कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हैं उन सभी साथियों के लिए भाई आज बहुत बढ़िया माल लेके आया हूं। माल का मतलब समझ लो, बहुत बढ़िया मटेरियल है, क्योंकि जो अभी अभी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो आपका एग्जाम होया है 14 और 15 मार्च को भाई 4 शिफ्टों के अंदर, उन सभी 4 शिफ्टों के अंदर जो जो जीके के क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर आपके बीएनएस के क्वेश्चन भी शुमार हैं, बीएनएसएस के क्वेश्चन भी शुमार हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट सारे क्वेश्चन शुमार है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास के अंदर करवाऊंगा। ठीक, यूपीएसआई 14 मार्च 2026 शिफ्ट 1 यानी सारी शिफ्टों के क्वेश्चन है, करीबन ये समझ लो 120 के करीब क्वेश्चन है। चारों शिफ्टों के मिला के हम इनको निपटाने का काम करेंगे, इनका बढ़िया डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग के अंदर क्वेश्चन सेट करवाने की गारंटी मैं देता हूं। पेपर से पहले आप लोगों को ये करके जाने, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाने लगे रहते हैं, नहीं कर पाने लगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भाई कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादन पर केंद्रित है? यो नॉर्मल जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आपसे विभिन्न प्रकार की कृषि शाखाओं के बारे में पूछा गया है। पहली चीज तो जैसे मैं आपको बताता हूं भाई, जो रेशम से जो बिलोंग करती कृषि शाखा उसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेरीकल्चर। इसको कैसे याद रखोगे? जो रेशम के कीट हो ना, कीट का मतलब कीड़े, कीड़े के सारे खेत का मैं सैर करते जाएगा, हर एक खेत का मैं, हर एक गली का मैं, हर जगह वो सैर करने का काम करे, यानी सेरीकल्चर हमारा यहां से निपट गया। दूसरा आता हमारे पास पोल्ट्री। पोल्ट्री किसके अंदर आता? मुर्गी पालन को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल्ट्री के अंदर हम लोग इसको शुमार करते हैं। ओके जी, चीज भी हमारे समझ आएगी। एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे बिलोंग करता है भाई? एपीकल्चर करता है मधुमक्खी पालन से। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? देखो मधुमक्खी का क्या पीते हो आप लोग? शहद पीते हो। एपी, एपी के अंदर क्या आ गया? पी, पिज्जा भाई, पिज्जा के पीऊं? शहद पिज्जा मेरे भाई, और के पी होगा। ठीक है, पिग्गी, पिग्गी से बन गया पिग। ठीक है, आजकल के छोरी कौन बोला कर, हाय मेरा छोटा पिग्गी आ गया, ओ माय गॉड मेरा प्यारा सा पिग्गी। ठीक है, तो वो जो पिग्गी है, वो पिग्गी का मतलब वो सुअर। तो यानी पिगरी किससे बिलोंग करते? जो कोई साथी सुअर पालन करता हो तो सारे उसकी पिगी पिगी करी जाया करें। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ, सुअर पालन किससे बिलोंग करेगा? पिगी कल्चर से बिलोंग करेगा। इसके अलावा एक दो कल्चर और हैं। कौन कौन से कल्चर हैं? एक हो गया हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे बिलोंग करता है जी? बागवानी से जो बिलोंग करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी हॉर्टिकल्चर। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरी चीज एक और जिस नाम से हमको देखने मिलता है उसका नाम है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या हो? जो केंचुआ खाद, कौन देखा था मैंने, उसको वर्मी कल्चर बोलते हैं। इसको कैसे देखो? क्योंकि वो जो केंचुआ खाद होया करे, जो गोबर ता बनया करे, वो बहुत ज्यादा गर्म होया करे। ठीक है, वर्मी से बन गया गर्मी, यानी गर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? जो केंचुआ खाद होता है, नेचुरल खाद होता है, उसको हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं। और ये प्रश्न आपका 14 मार्च 2026 की जो शिफ्ट नंबर 1 है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका आया था। ओके जी, आगे चलते अगला प्रश्न। उससे पहले भाई आपको अगर भर्तियों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या ये जो क्लास इसकी पीडीएफ चाहिए, तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिलेगा, सर्च कर लेना, उधर आपको एक पीडीएफ डेली दिख जाएगी। भर्तियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप अपना व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी आपको जॉब्स टारगेट के नाम से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चुनाव याचिका का निपटारा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न था और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आए थे भाई, क्योंकि आप खुद देखोगे ना, पेपर करके देखो, चुनाव याचिका का निपटारा करने का अधिकार किसके पास होता है? यूपीएसआई 15 मार्च की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर ये प्रश्न आया। मैक्सिमम बच्चे देखो, पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद। अच्छा प्रश्न है, आप लोग खुद बताओ इसके अनुसार आपका क्या आंसर होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन का मतलब हो गया चुनाव आयोग, चुनाव आयोग हो गया। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्य संस्था। ठीक है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, अब मेरे को यह बताओ, अगर इलेक्शन के अंदर कोई भी गड़बड़ घोटाला होता है, इन केस कोई भी गड़बड़ घोटाला हो गया, तो उस गड़बड़ घोटाले को किसके अंदर हम लोग चैलेंज करते हैं? यानी उस गड़बड़ घोटाले को निपटाने का काम या निपटाने की पावर किसके अंदर होती है? मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न के आंसर के अंदर इलेक्शन कमीशन ठोक के आए, चुनाव आयोग, जो कि आप लोगों का गलत है। आप लोगों को मैं बता देता हूं, अगर इलेक्शन के अंदर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका निपटारा करने का काम करता है हाई कोर्ट। जैसे मान लिया हमारा कोई भी राज्य, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, कहीं पर भी इलेक्शन चलने लग रहे हो, उड़ेगा इलेक्शन का, अगर कुछ भी घपला होता है तो वहां का जो हाई कोर्ट होता है वो उस मामले को निपटाने का काम करता है। और ये जो अपील होती है, जैसे मान लिया मैं अपोजिशन पार्टी हूं, मुझे लगा कि हाँ भाई इलेक्शन के अंदर कुछ घपला है, तो मेरे को भाई 45 दिन के अंदर अंदर है याचिका डालनी पड़ेगी।
बड़े ही कोर्ट के अंदर अगर मैं 45 दिन से ज्यादा का समय लेता हूं तो उस केस में मेरे पास है उस इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज करने का अधिकार समाप्त हो जाता है ऑटोमेटिक। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब जैसे कि वोट चोरी का मुद्दा चला था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाया, ठीक है, राहुल गांधी ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वगैरह वगैरह। फिर उस टाइम बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आने लगे, बच्चे क्या मतलब जो भी देखने वाले समाज के लोग, उनके उस वीडियो के नीचे कमेंट आए थे कि जी ये कोर्ट के अंदर क्यों नहीं जाने लग रहा, क्योंकि कोर्ट के अंदर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट के अंदर सिर्फ आप रिजल्ट आने के 45 दिन के अंदर ही चैलेंज कर सकते हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपसे ये भी पूछ ले, भाई आगे जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उसके अंदर इस तरीके का प्रश्न पूछ ले, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हो तो उस केस में आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, जिसको हम लोग उच्चतम न्यायालय हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड मामला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बिलोंग करता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से अगर इलेक्शन का मामला बिलोंग करता है तो ऐसे केस के अंदर हम लोग हाई कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, ऐसे केस के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जा सकते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय के अंदर ही जा सकते हैं। उस केस के अंदर हमारे पास हाई कोर्ट के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तीसरी चीज, आपको एक चीज और बताता हूं, मान लिया कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, इस स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्शन करवाने हो, इलेक्शन जैसे मान लिया कि कोई प्रधान अपने देश के अंदर मान लिया पीएम का इलेक्शन है, किसी राज्य के अंदर मान लिया सीएम का इलेक्शन है, या कोई और भी इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन को करवाने का काम किसका होता है? वो होता है जी हमारे पास चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का काम होता है उस इलेक्शन को करवाने का। लेकिन सिर्फ जो आपके पंचायत के इलेक्शन होते हैं और जो आपके नगर निगम के इलेक्शन होते हैं, ये आपका चुनाव आयोग नहीं करवाता। ये आपका चुनाव आयोग को की बजाय जो राज्य चुनाव आयोग है, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे मान लिया यूपी के अंदर कोई आपका मान लिया नगर निगम या पंचायत का इलेक्शन होना है, या हरियाणा के अंदर कोई नगर निगम पंचायत का इलेक्शन होना, तो उस केस के अंदर राज्य चुनाव आयोग काम करता है, ना कि केंद्रीय चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ पंचायत और नगर निगम के इलेक्शन करवाता है, इसके अलावा कोई भी इलेक्शन नहीं करवाता, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी इलेक्शन पूछ ले तो आंख खोल के है केंद्रीय चुनाव आयोग को ठोक देना। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? देखो मैं आपको बताता हूं, हमारे संविधान के अंदर 3 टाइप के आपातकाल हमको देखने को मिलते हैं। आपातकाल हमें हमारे संविधान के अंदर कितने टाइप के? 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से अनुच्छेदों के अंदर है, उन अनुच्छेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद नंबर पहले नंबर पे आता 352, 4 का गैप मारो, 4 का गैप मारोगे 356, 4 का गैप मारोगे 360। इन 3 अनुच्छेदों के अंदर हमें क्या है? आपातकाल देखने को मिलता है, नहीं इमरजेंसी देखने को मिलती है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई है। ये जो पहले वाला आपातकाल है, ये लगता है किसी युद्ध के केस में, या कोई हमारे देश के ऊपर बाहर से कोई आक्रमण कर दे, उस केस के अंदर जो आपातकाल लगता है तो वो कौन सा होगा? अनुच्छेद नंबर 352 के तहत। जैसे मान लिया अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चलने लग रहा था, तो उस केस के अंदर अनुच्छेद नंबर 352 के तहत आपातकाल लगता। ये अभी तक हमारे देश में टोटल 3 बार लगा। कब कब लगा जी? एक तो हमारे देश में साल 1962 के अंदर लगा है, लिखेंगे सभी साथी, 1962 के अंदर लगा है, 71 के अंदर लगा है और 75 के अंदर, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले अनुच्छेद 352 के तहत अभी तक हमारे देश में टोटल कितनी बार आपातकाल लगे हैं? 3 बार आपातकाल लगे हैं। ओके जी। दूसरा अनुच्छेद नंबर 356, इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोल देते हैं। आपातकाल भी है, राष्ट्रपति शासन भी। इसके तहत क्या होता है? जैसे मान लिया यूपी है और यूपी की सरकार से हमारे राष्ट्रपति साहब प्रसन्न नहीं है, या फिर यूपी की सरकार अच्छे से काम नहीं करने लग रही, तो उस केस में राष्ट्रपति जी क्या बोलेंगे? नो बोले हटाओ भाई सरकार को, ये सारी प्रतिपूर्ति नहीं करती, यहां पर मेरा शासन होगा, और दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कौन से? अनुच्छेद नंबर 356। याद कैसे रहो? राष्ट्रपति जी क्या बोले? आड़ में मेरी छाप छोड़ दूंगा। 356 मतलब छपना, आड़ में मेरी छाप छोड़ दूंगा भाई, तारती शासन को नहीं करने दूं, ठीक है, मेरी गद्दी आओगी आड़। और एक जो राष्ट्रपति शासन है वो आपका कितना देर, क्या हाउ लॉन्ग, मतलब कि एक राज्य प्रारंभ में जो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टार्टिंग के अंदर 6 महीने के लिए आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगेगा किसी भी राज्य के अंदर तो कितने दिनों के लिए लगेगा? 6 महीने के लिए लगेगा। मैक्सिमम कितने समय तक लग सकता है? तो मैक्सिमम 3 साल तक है आपका राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मैक्सिमम 3 साल, 3 साल से ज्यादा तक आपका राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। तो अनुच्छेद नंबर 360 क्या बोलता है? ये बोलता है जी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब हो गया पैसे वाला
एक आपातकाल, यानी अगर मान लो किसी कंडीशन के अंदर हमारे देश के अंदर पैसे की कमी हो जाए तब हमारे पास कौन सा लगेगा, वित्तीय आपातकाल लगेगा। और ये हमारे देश में अभी तक कितनी बार लगा है, एक भी बार नहीं लगा। आपसे बहुत बार पूछा था वित्तीय आपातकाल हमारे देश में टोटल कितनी बार लगा है, तो अभी तक एक भी बार हमारे देश में क्या है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं या आपातकाल की घोषणा करते हैं, किसी भी केस में राष्ट्रपति मान लिया आपातकाल की घोषणा करी, तो आपातकाल की घोषणा होने के 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर क्या है, जो सदन, जो हमारी संसद है, संसद के दोनों सदनों से है साधारण बहुमत से आपका पारित होना चाहिए प्रस्ताव। ठीक है, दोनों सदनों से साधारण बहुमत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था बहुत बार, गहराई वाला प्रश्न है कि अगर राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा करी तो आपातकाल की घोषणा करने के 2 महीने के अंदर अंदर है संसद के दोनों सदनों से आपका साधारण बहुमत से है आपातकाल का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी आपातकाल आपका लागू होता है। तो ये फैक्ट भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके जी, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका 6 महीने, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता, भाई कितनी वर्ष से, मतलब कि जो छोटी उम्र का बच्चा है, ठीक है, मतलब कब से किशोर नहीं माना जाता, मतलब कितनी उम्र होने के बाद उसकी किशोरावस्था समाप्त कर दी जाती है। तो सभी को पता है 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो क्या भारतीय कानूनों के अनुसार किशोरावस्था के अंदर माने जाते हैं। किशोरावस्था मतलब टीनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं। आप इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हो, जिसके पहाड़े के अंदर टीन आता है उसको हम लोग टीनेजर ही बोलेंगे, जैसे 13, 14, 15, 16, वैसे तो 19 के अंदर भी आता है, लेकिन 19 को मतलब अडल्ट मान लिया जाए, उसकी अडल्ट नो मैं तो सारे काम अडल्ट ला गया करण, 18 प्लस का हो गया ना, ठीक है, अडल्ट करण की मेरे को आजादी मिलेगी तो अब मेरे को अडल्ट माना जाए। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते आगे, अब आता है एक बेहद ही बेहतरीन पर्सन, बीएनएसएस का। बहुत सारे बच्चों को इंतजार होगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हैं कि जी बीएनएसएस के पर्सन आखिर आएंगे कैसे। बीएनएसएस का देखो आपको सिंपल सा फंडा सभी को पता, आपको आगे बताता हूं। देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है। कोई भी अगर गवाह है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सी धारा का यूज किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो धारा नंबर 398 गवाहों की सुरक्षा के लिए तो भाई करना पड़ेगा वेट। ठीक है, ये चीज हम लोग पुलिस वालों को बोलने लग रहे हैं, क्योंकि बीएनएसएस के अंदर सारा काम पुलिस वालों का होता है। ठीक है, हम लोग क्या बोलने लग रहे हैं कि भाई ये गवाह है, इस गवाह की सुरक्षा के लिए तो भाई पुलिस वाले तुझे भी करना पड़ेगा वेट। 398 धारा 398 लग रही, धारा 398 लग रही है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके जी, याद रख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बीएनएसएस है क्या, दरअसल चीजें हैं वो बदली गई थी। जैसे एक पुराने समय के अंदर होता था आईपीसी, जिसको इंडियन पिनल कोड बोलते थे, एक होता था सीआरपीसी। आईपीसी के अंदर तो क्या था, जैसे मान लिया मेरे साथ कोई अपराध हो गया तो मेरे जो अधिकार सारे आईपीसी के अंदर है, और मैंने अगर किसी के साथ अपराध कर दिया, मैंने किसी थप्पड़ मार दिया, तो मेरे जो अधिकार हैं या पुलिस वाले जो मुझे गिरफ्तार करें, पुलिस वालों के जो अधिकार वो सारे सीआरपीसी के अंदर दिए गए थे पहले पुराने समय के हिसाब से। वर्तमान में ये चेंज कर दिए गए, साल 2023 के अंदर आईपीसी को कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, बीएनएस के अंदर। बीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय न्याय संहिता। क्या नाम रखा गया इसका, भारतीय न्याय संहिता 2023। ओके जी, जैसे हत्या की कौन सी धारा है, ठीक है, पहले धारा 302 होती थी, ठीक है, वो चेंज कर दी है। ठीक है, अब धारा 102 और 103 के अंदर हत्या की सजा दी गई है। ठीक है, सीआरपीसी है, सीआरपीसी की धारा कौन, सीआरपीसी को किस में चेंज कर दिया, बीएनएसएस, इसको बोलेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या बोलेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इबियो सिस्टम भी चेंज हो गया भाई, सीआरपीसी के तहत अब ये बीएनएसएस आ गया, और यही बीएनएसएस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे अनुच्छेद हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत है आप लोग मतलब कि गवाहों की सुरक्षा है उसकी पूर्ति की, तो धारा नंबर 398 के तहत ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, विधायी शक्तियों और शक्तियों का पृथक्करण, ये क्या है मतलब है। विधायी शक्तियों का मतलब है जो भी विधानसभा के अंदर जो लोग बैठे हुए उनकी पावर,
विधानसभा, जैसे यूपी की विधानसभा लगा लो, हरियाणा की विधानसभा लगा लो, उसके अंदर जो बैठे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं हम लोग, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक हो गए। यानी जो भी हमारी विधायक है, यानी एक तरीके से सारे विधायकों का ग्रुप क्या कहलाता है? सरकार कहलाती है। ठीक है, अब जो सरकार होगी, सरकार की जो पावर है और सरकार की पावर का जो बंटवारा है, उनके बीच के संबंध को अच्छे तरीके से कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? यह प्रश्न पूछा गया है। संविधान विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं के बीच जांच और संतुलन के एक प्रणाली की अनुमति देता है। भारत में सभी कानूनों को बनाने और लागू करने का अधिकार केवल कार्यपालिका के पास, यानी सरकार के पास। ये चीज गलत है। ठीक है, कानूनों को बनाने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन उसको लागू करने का अधिकार केवल सरकार के पास नहीं है, ये आपका न्यायपालिका के पास भी। अगर कोई कानून गलत लागू है तो सिर्फ कार्यपालिका मतलब होता है सरकार, सिर्फ सरकार उसको लागू नहीं कर सकती, न्यायपालिका उसके ऊपर बैन लगा सकती है। भारत में विधायी शक्तियां कार्यपालिका और न्यायपालिका में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कार्यपालिका और न्यायपालिका से पूरी, ये गलत है भाई। विधायी शक्तियां तो कार्यपालिका के अधीन है। ठीक है, और अकेली कार्यपालिका नहीं, विधायी शक्तियां तो कार्यपालिका यानी कि सरकार, न्यायपालिका यानी कि हमारी जुडिशरी, ठीक है, इन सभी के बीच में इक्वली बटी हुई है। शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण है। प्रत्येक सरकारी शाखा स्वतंत्र रूप से बिना किसी ओवरलैप के कार्य करती है। क्या यह चीज भी संभव है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कोई साथी बताएगा? बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल भाई। तो देखो भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? शाखाओं के बीच जांच और संतुलन की एक प्रणाली की अनुमति देता है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा मतलब कि जो हमारी कानून की बुक है, वो कानून की बुक क्या बोलती है? कानून की बुक ये बोलती है कि जो हमारा संविधान है ना, कानून की बुक वो ये बोलती है कि जो भी पावर है, जो भी शक्तियां हैं, वो विधायी यानी जो हमारी विधानसभा है, कार्यपालिका जो हमारी सरकार है, और जो हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी है, उनके बीच में जांच और संतुलन की एक प्रणाली की अनुमति देता है, यानी उनके बीच में बैलेंस बनाने की एक अनुमति देता है हमारा संविधान। ठीक है, कैसे बैलेंस? जैसे मान लिया सरकार ने कोई कानून बना दिया, सरकार किसके अंदर? कार्यपालिका को सरकार बोलते हैं। सरकार ने कोई कानून बना दिया, जनता को पसंद नहीं आया, जनता सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या पता उस कानून के ऊपर रोक लगा दे, जैसे अभी यूजीसी वाला नहीं हुआ था, न्यायपालिका ने रोक लगा दी। ठीक है, फिर वो कानून वापस से क्या पता विधानसभा के अंदर जाए, विधानसभा के अंदर फिर से डिस्कशन हो, विधानसभा वाले डिस्कस करके क्या पता हाई कोर्ट के जज को हटा दें। चीजें समझ में आई? या फिर मान लिया लोकसभा है तो लोकसभा वाले डिस्कशन कर गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दें। यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सबके बीच में एक बैलेंस यानी संतुलन और जो जांच है वो बांटी हुई है। हर एक किसी एक के हाथ में सारी पावर नहीं दी गई हमारे संविधान के द्वारा, हमारी कानून के बुक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था, सिंपल है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। ये क्या थे? जैसे मान लिया ये हमारे राष्ट्रपति साहब हैं और राष्ट्रपति साहब की किसी कारणवश मान लो मृत्यु होगी, हत्या होगी, बीमार होगी, मर गए, कुछ भी लगा लो, कोई भी कारणवश ये पद पे नहीं रहे, तो ऐसे केस के अंदर भारत के राष्ट्रपति का पद संभालते हैं उपराष्ट्रपति जी। ठीक है जी, और उपराष्ट्रपति जी मैक्सिमम 6 महीने तक है इस पद के ऊपर बैठ सकते हैं, यानी 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति जी का इलेक्शन करवाना अनिवार्य है, ये रूल बना रखा है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ आ गई। इन केस उपराष्ट्रपति जी भी अवेलेबल नहीं है, साथ में ये भी टपक गए, राष्ट्रपति तो गए, उपराष्ट्रपति भी गए, कोई कारण मान लो भाई एकदम दोनों का अटैक हो गया, कुछ भी लगा लो, दोनों इकट्ठे मर गए। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर कौन गद्दी पर बैठेंगे? भारत के चीफ जस्टिस CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, अभी जैसे वर्तमान में सूर्यकांत जी हैं, तो वो गद्दी के ऊपर बैठेंगे, राष्ट्रपति का काम वो संभालेंगे। इन केस CJI साहब भी मर गए, मान लो तीनों का इकट्ठा अटैक आ गया, तो ऐसे केस के अंदर अब कौन बैठेगा जी? तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़ी उम्र के न्यायाधीश है, बड़ी उम्र नहीं मतलब जो सीनियरिटी के अंदर मतलब जॉब के हिसाब से अपने जो मतलब जितने साल से वो सर्विस के अंदर सेवा के अंदर जज की पोस्ट के ऊपर, ठीक है, उस जज की पोस्ट के हिसाब से जिसकी सबसे बड़ी उम्र है, जैसे मान लिया मैं 35 साल से जज की पोस्ट के ऊपर बैठे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने जज है उसमें सबसे अधिक सर्विस मेरी है, मान लो, और सारे जो जज हैं वो कोई 30 साल हो, कोई 25 साल हो, मैं सब तक सालती रहा हूं यानी 35 साल, यानी मैं सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हूं, सबसे बड़ा जज हो गया उम्र के हिसाब से, तो वो गद्दी के ऊपर बैठेगा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ये कंडीशन दे रखी है, अगर ये भी गद्दी पर नहीं रहे तो कौन गद्दी पर बैठेगा? चीजें समझ में? तो मैक्सिमम 6 महीने तक गद्दी पर बैठ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, बहुत मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो इस चीज को आप हल्के मत लेना। चले आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्ष का होता है? बड़ा टुच्चा और बेसिक सा प्रश्न पूछा गया है। अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लोकसभा की बजाय यहां पर राज्यसभा लिख के दे देगा। बच्चे मुंह बाय देखते रहते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल। कई जने जो जमाए बेज्ञानी हो 5 वर्ष ठोके आओगे, जो थोड़े बहुत ज्ञानचंद है वो नु सोची जाएंगे यार ना यार 5 वर्ष तो कौन था यार, 5 वर्ष तो लोकसभा का था, इसका तो कुछ और था, 2.5 वर्ष था, 2.5 वर्ष था या 2 वर्ष था। भाई 2 वर्ष था, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद गद्दी छोड़ देंगे, प्रत्येक 2.5 वर्ष के बाद गद्दी छोड़ देंगे और फिर अगले आ जाएंगे ना। हाँ यार ऐसे ही था, ऐसे प्रत्येक 3 वर्ष का गद्दी ना, ऐसे था ऐसे था। और जो सही समझदार होंगे एक ऑप्शन ये भी छपा पाओगा कि राज्यसभा का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के अंदर कौन कौन आते हैं? जितने भी हमारे सांसद हैं। सांसद किसको बोलते हैं? एमपी को बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी पार्लियामेंट यानी जो भी हमारी लोकसभा के जो भी मेंबर हैं उनको हम लोग सांसद बोलते हैं। इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री साहब भी आते हैं। तो पीएम साहब का कार्यकाल भी कितना हो गया? 5 वर्ष का हो गया। यानी केंद्र की जो सरकार है वो भी आपकी इसी के अंदर आती है, यानी केंद्र की सरकार का कार्यकाल भी कितना हो गया? 5 वर्ष का हो गया। चीजें समझ में आई? राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहे तो राज्यसभा का कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा अनंत समय तक आपकी चलती रहती है। लेकिन लोकसभा को, क्या राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, राज्यसभा का कोई फिक्स कार्यकाल ही नहीं होता, आप भंग कैसे करोगे? सिर्फ लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चीजें समझ में आई? जी बिल्कुल आई। वो भी कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की, मतलब कि जब प्रधानमंत्री ये बोलते हैं ना कि ना जी राष्ट्रपति बस की बात को नहीं सरकार चलाना, भंग कर दो आप, तब भंग की जाती है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भी भंग नहीं कर सकते, वो भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पे भंग कर सकते हैं। ओके ओके, आगे चलते हैं। भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका जो सबसे पहला कानून है वो कौन सा है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कानून कब बना? सीधी सी बात है, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद बना, यानी पहले वाला तो ऑप्शन ही कट गया। ओके जी, और इतने बात तो आया ही नहीं, आयकर अधिनियम होना था, यानी आयकर अधिनियम 1961 डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट कर सको तो कोई दिक्कत की बात कौन थी? वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, ये तो जीएसटी है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि 2017 के अंदर आया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। अनुच्छेद नंबर पूछ ले तो 279A के अंदर हमें जीएसटी का वर्णन देखने को मिलता है। वित्त आयोग के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो वित्त आयोग के बारे में वर्णन किसके अंदर मिलता है? अनुच्छेद नंबर 280 के अंदर। याद कैसे रखोगे? एक साथ आपको मान लो वित्त का थोड़ा खजाना, बहुत सारा खजाना दिख जाए, आप लोग बोले इतना ज्यादा खजाना। ठीक है, और उससे एक कदम पहले सरकार के बोले अरे खजाना तो दे देंगे, उसका एक कदम पहला जीएसटी कौन भरेगा? इसका 279A के अंदर जीएसटी हो गया। इस तरीके से 101वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961 के अंदर। ओके जी, आगे चलते हैं। किस देश को लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये बढ़िया मतलब नॉर्मल जनरल नॉलेज का प्रश्न था, ये आपको किसी बुक के अंदर या उस तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा गया था इसके अंदर। देखो क्या पूछा, किस देश को लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना था? लंबे लंबे सफेद बादल किस देश का मैं देखने ना मिला है? तो ये कड़ा देखने ना मिले, न्यूजीलैंड देश के अंदर हमको देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है करेक्ट हो जाए। न्यूजीलैंड जो अगर आप देश के अंदर जाओगे तो उधर के आसमान के अंदर आपको जैसे अपना थोड़ा छोटे छोटे बादल हो जाए दौड़े दौड़े, उधर आपको पूरा साल लंबे लंबे सफेद बादल देखने ना मिले हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड देखो नाम भी पूरा लंबा है, लैंड या इसी लैंड है जरा डेली न्यूज बनी जा है। ओ भाई आज वहां से बादल आ गया, आज वहां से बादल आ गए, तो यहाँ पर डेली न्यूज बनती रहती है। तो लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है। ओके जी, आगे चलते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? यह आपका करंट का प्रश्न, लेकिन अब जो हिस्ट्री बन चुका है। ठीक है, ऐसा करंट का प्रश्न जो अब हिस्ट्री बन चुका है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। बताओ भाई, डिजिटल इंडिया अभियान है वो आपका कब लॉन्च किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो कब आपका 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। जैसे ही 2014 के अंदर मोदी सरकार आई थी उसी से अगले साल डिजिटल इंडिया अभियान आपका लॉन्च कर दिया गया था। तारीख अगर आपसे कोई पूछ ले तो एग्जैक्ट 1 जुलाई 2015 को क्या है, डिजिटल इंडिया अभियान आपका स्टार्ट कराया गया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान की चोरी का मतलब है, पहचान की चोरी का मतलब समझे, जैसे मैं किसी की आइडेंटिटी चोरी करने लग रहा हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने लग रहा हूं, यानी मैं फर्जी आदमी हूं, एक तरीके से घुसपैठिया लगा लो। ठीक है, या फिर मान लो मैं किसी की फेक आईडी बनाने लग रहा हूं, मेरी रियल आईडी है ये है और मेरी कोई फेक आईडी बना ले, तो इसको पहचान की चोरी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए दंड से संबंधित कौन सा आईटी एक्ट जिसके तहत है आपको अगर आप किसी की
पहचान की चोरी करते हो, फर्जी आईडी बनाते हो, तो उसके तहत आपको सजा। और मर्डर गया रहे हो, किया गया रे मखा उत्तरी बेटी का कालजा उठ गया था मेरा तो मारियो के एकदम मुस्टाहा लिगड़ गया आया। तो पहचान की चोरी से संबंधित जो आपका अनुच्छेद हो धारा नंबर 66C, ठीक है। तूने क्या है समाज के अंदर छाने के लिए 66 छाने के लिए क्या है सी टाइप की हरकत करी है, सबसे ज्यादा सी टाइप की हरकत है, तूने किसी की आईडी कॉपी करी, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी। एक ये चीज भी याद रखना, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये अभी रेलवे एनटीपीसी के अंदर भी पूछा गया था कि भाई आपका इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट है, ये कब आया था, साल 2000 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। आगे चलते। उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन है? अभी जैसे ये यूपी सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछा गया, सेम पर्सन आपसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी पूछ सकता है कि हरियाणा पुलिस के अंदर सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो हरियाणा पुलिस के अंदर पूछ ले, चाहे यूपी पुलिस के अंदर पूछ ले, किसी भी स्टेट पुलिस के अंदर पूछ ले, सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी साहब, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिदेशक। इनसे जो सेकंड नंबर पे जो पद आता है वो आता है एडीजीपी। एडीजीपी का मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। उसके बाद फिर आपके और पद आते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपके पास आईजीपी, पुलिस महानिरीक्षक, आईजीपी, ठीक है। आईजीपी के बाद आता है फिर डीआईजी, ठीक है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर डीआईजी साहब के बाद आते हैं फिर आपके कौन से एसपी साहब ना, एसपी नहीं एसएसपी साहब आएंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद फिर एसपी साहब आएंगे, एसपी साहब के बाद फिर एएसपी साहब आएंगे, फिर आपके डीएसपी साहब आएंगे, ठीक है। तो ये आपके टोटल सारे के सारे क्या हैं, आपके गजेटेड ऑफिसर हैं, ठीक है। आपसे बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि किस रैंक से ऊपर के सारे अधिकारी गजेटेड हैं, तो डीएसपी और डीएसपी से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं सारे क्या गजेटेड ऑफिसर के अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। इससे नीचे के जितने भी रैंक हैं, इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, या फिर आपका कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल, ये सारे आपके नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या सिस्टम भाई? तो ये भाई मेनली भाई जो आपका पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण को जो मतलब कि पर्यावरण के अंदर जो एक तरीके से जो ये चीजें फैली हुई हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह या और चीजें हैं, ठीक है, या कोई और भी पर्यावरण से रिलेटेड मामला है, उन मामलों को निपटाने के लिए सरकार के द्वारा एक संस्था स्थापित की गई जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसकी स्थापना पूछी गई आपसे भाई, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साल 2010 के अंदर। कैसे रखो 10? बस भाई बस रुक जाओ, ये बोरी सरियाली का नाश ना करो, अब तो हमको बनाना ही पड़ेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ओके जी, आगे चलते। अगला प्रश्न देखो हमारे पास क्या है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है? कौन सी परिषद का हिस्सा है प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री? तीनों के तीनों हमारे, इनका तीनों का लक्ष्य क्या है? हमारे देश का विकास करना, ठीक है। तो विकास से क्या चीज आ गई? राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या है? तीनों के तीनों आपके सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देती है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4 भाई। जो CuSO4 है, अगर इसके अंदर से हमें कॉपर को निकालना है तो कौन सी धातु है जो कॉपर को रिप्लेस मार सकती है? तो वो मार सकती है कौन सी? सोना, तांबा, जिंक या चांदी। तो जिंक है जो आपका Zn है। Zn क्या है आपका? कॉपर को रिप्लेस मार के खुद चिपक जाता है ताकि कॉपर के ऊपर जंग ना लगे। आप लोगों ने बहुत बार देखा, 10वीं क्लास के अंदर भी पढ़ते हो, साइंस के अंदर ये, ठीक है। कॉपर को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर किसकी प्लेटिंग चढ़ाई जाती है? जिंक की प्लेटिंग चढ़ाई जाती है ताकि कॉपर के ऊपर जंग आपका ना लगे। ओके जी, आगे चलते हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसे इस प्रकार किसने वर्णित किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपके संविधान के अंदर 6 टाइप के मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते? जी बिल्कुल मिले हैं जी। कौन कौन से हैं जी? अनुच्छेद नंबर 14 से 18, 19 से आपका 22 और 23 और 24 और आपका 25 से 28, 29 और 30 और आपका एक है अनुच्छेद नंबर 32। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। टोटल हमें कितने मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं? हमें 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। और हमारा जो मूल संविधान था, यानी जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस टाइम टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे। तो एक कौन सा हटा दिया जी? एक जो मैंने हटाया वो कौन सा था? वो आपका था जी संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से
कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो आपके पास जो 44वां संविधान संशोधन था, 4 और 4 8, यानी जिसके पीछे 8 आएगा, यानी 1978 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके तहत इसको हटा के अब इसको क्या कानूनी अधिकार बनाया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर इसको शुमार कर दिया गया है। ओके जी। अब बच गए कितने आपके पास? 6 मौलिक अधिकार। 14 से 18, यानी जब भी आप लोगों की उम्र 14 से 18 साल की, जैसे अब आप बच्चे हो मान लो, ठीक है, तो हम 14 से 18 साल की उम्र में बच्चे हो, नाबालिग हो, ठीक है, तो जब भी तुम लोग 14 से 18 साल की उम्र के, तुमको क्या चाहिए? फुल समानता चाहिए भाई। मेरा भाई या बहन है, उसको भी इतना ही समान दो जितना मेरे को देने लग रहे हो, ठीक है। यानी कि समानता का अधिकार किसके अंदर हमको देखने को मिलता है? अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के अंदर हमें समानता का अधिकार देखने को मिलता है। ओके जी। उसके बाद 19 से 22, जब भी आप 18 प्लस हो जाता है, आप क्या बोलते हो? भाई मैं तो अडल्ट हो गया, ठीक है, वयस्क हो गया, अब चाहिए मेरे को पूरी आजादी, मेरा पाछा तले बुलेट दे दो, हाथ में मेरा आईफोन दे दो और मेरे ऊपर कोई रोक टोक ना करो, मैं चाहे कितने जारी मारो और कितने हांडू, मेरे को चाहिए फुल आजादी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। 18 प्लस हो गया हूं भाई, तो यानी 19 से 22 की उम्र में जारी मारोगे, सीधी सी बात है, बुलेट के ऊपर हांडोगे तो कोई ना कोई महिला भी सेट करोगे जी, बिल्कुल करेंगे। और महिला मित्र अगर बढ़ती है तो सीधी सी बात है भाई, कोई ना कोई शोषण होने की भी संभावना है जी, बिल्कुल सही है। यानी 23-24 साल की उम्र में क्या तुम्हारा शोषण की भी संभावना, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका क्या अनुच्छेद नंबर 23 और 24 के अंदर। शोषण हो लिया, चाहे तो तारा होगा, चाहे महिला का हो, कोई सा का हो, थाना का में पहुंचोगे, और थाना का में पहुंचोगे तो सीधी सी बात है, उड़ जाके के है, उड़ जाके नुसला दीजिए भाई, तारा समझौता करो, तारी शादी कर लो, तम अब शादी तो हो जाएगी, लेकिन के बेरा तम दूसरा धर्म क्यों, महिला दूसरा धर्म क्यों, तो ऐसे केस के अंदर आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए जी, बिल्कुल जी। 25 से 28 की उम्र में तुम्हारी शादी होगी, यानी तुम्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी चाहिए। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है जी, ये चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई। अगला जो फैक्ट हमको देगा, अब शादी होगी, ये तो बालक जमेगा, ठीक है, बालक जमेगा तो बच्चा क्या, जब आप 29-30 साल की उम्र के हो, जब वो बच्चा जम जाएगा, यानी अब उस बच्चे को क्या आप शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान भी दोगे जी, बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी शिक्षा व संस्कृति का ज्ञान किसके अंदर हमको देखने को मिलता है? 29-30 के अंदर क्या हमें शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान हमको देखने को मिलता है। और अनुच्छेद नंबर 32, जब आप 32 साल के हो जाए तब आप क्या बोलोगे? भाई जितने भी कर्म कांड करे उनका उपचार भी करना पड़ेगा, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखने को मिलता है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही क्या है, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, जो कि बाद में हमारे कानून मंत्री भी बने, उनके द्वारा क्या है, इसको संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी है आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई जी, बिल्कुल आगे चलो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय में अनुमोदित करना होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछेगा। मान लिया राष्ट्रपति ने कोई भी आदेश जारी कर दिया, तो संसद है उसको कितने दिनों के अंदर है उसको संसद को पारित करना ही करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। देखो मैं आपको बताता हूं, अध्यादेश जारी करने की तिथि से 3 महीने, संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह, संसद की पुनः बैठक से 6 महीने, अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 सप्ताह। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, तो आपको बताता हूं, संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह भाई, ठीक है। क्या चीज दे रखा है, अध्यादेश को संसद कितने समय में अनुमोदित करना होता है संसद को? देखो आपको बताता हूं, मान लिया राष्ट्रपति जी ने कोई भी अध्यादेश जारी कर दिया, भाई का अध्यादेश का मतलब कोई भी कानून जारी कर दिया, ऐसे केस के अंदर संसद की जो दोबारा बैठक होगी, उस बैठक से 6 सप्ताह तक है वो अध्यादेश जारी रह सकता है। ठीक है, क्या है, जब भी संसद की बैठक होगी, अगली जो बैठक है, पुनः जो बैठक होगी, ठीक है, उस बैठक के आरंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्या वो अध्यादेश, वो कानून प्रभावी रह सकता है। ठीक है, अगर संसद उसे मंजूरी ना दे तब भी, उस केस के अंदर भी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा इसके अंदर। आगे चलते हैं जी। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया राष्ट्रपति कितने समय में चुना जाना चाहिए? आप लोगों को देखो एक चीज और बताता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यूपी पुलिस के जो मतलब कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती लगा लो, आगे जो कांस्टेबल की भी भर्ती होगी, यहां पर हिस्ट्री ज्योग्राफी का रोल बहुत कम होता है। कोई इक्का दुक्का पर्सन देखने को मिलता है एक शिफ्ट के अंदर, मैक्सिमम पर्सन आपको पॉलिटी के देखने को मिलते हैं, आप खुद देखने भी लग रहे हो जी, बिल्कुल। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया राष्ट्रपति, अभी भी तो बताया था राष्ट्रपति का पद, जैसे एक प्रश्न अभी 2 मिनट पहले पूछा गया था कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता तो उसके केस में कौन बैठेगा गद्दी के ऊपर? उपराष्ट्रपति बैठेगा। और कितने समय तक? 6 महीने तक बैठ सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाना जरूरी है, यानी 6 महीने के भीतर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गया। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी समिति भारतीय संसद की स्थायी समिति कहलाती? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। हमारी संसद के अंदर 2 टाइप की समितियां हमको देखने को मिलती
मिलती हैं। एक तो होती है जी स्थायी समिति, एक होती है जी अस्थायी समिति। ये कौन कौन सी होती हैं जी? देखो, स्थायी का मतलब ऐसी समितियां जो कि साल भर के लिए कम से कम बनाई जाए। ऐसी समिति जो कि एक साल भर के लिए बनाई जाए, कम से कम एक साल के लिए तो कम से कम बनाई जाए, मैक्सिमम से कितने साल के लिए बनाए। तो समिति का मतलब होता है कमेटी, ठीक है। इसके अगर हम लोग उदाहरण देखें तो इसके अंदर जैसे एक तो हमारी होती है प्राक्कलन समिति, जो कि सबसे बड़ी समिति है। अगर कोई आपसे पूछ ले संसद की जो स्थायी समिति है उसके अंदर सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति। इसके अंदर 30 लोकसभा सदस्य शुमार होते हैं, 30 लोकसभा सदस्य इसके अंदर होते हैं। ओके जी। दूसरे नंबर पर अगर कोई हमसे पूछ ले तो वो कौन सी, लोक लेखा समिति। कौन सी भाई? सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सी होगी, लोक लेखा समिति। ये भी किसके अंदर आती है हमारे पास? प्राक्कलन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पक्की याद रखियो एग्जाम का। लोक लेखा समिति ये भी किसके अंदर आती है? स्थायी समितियों के अंदर आती है। तीसरे नंबर पर आती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है जितनी भी प्राइवेट कंपनियां उनको मैनेज करना, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है, उपक्रम समिति। तो टोटल हमारे पास वैसे तो और भी बहुत सारी, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3 हमारे पास क्या स्थायी समितियां हैं। अब ऑप्शन देखो, संयुक्त संसदीय समिति गलत है जी, लोक लेखा समिति, ये लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ये क्या हमारी एक स्थायी समिति है। अस्थायी समितियां क्या होती हैं? जो किसी कार्रवाई के लिए बनाई जाए, जो किसी कार्यवाही के लिए बनाई जाए। जैसे मान लिया, अब आप लोगों ने देखा होगा कि नया यो क्या बोलिया अगर रही तनख्वाह बढ़ाने के लिए वो आयोग नहीं बनाया, उसका क्या नाम था, मैं नाम भूल गया यार, नया वेतन आयोग। जो नया वेतन आयोग बना है वो क्या है? वो एक अस्थायी समिति है। यानी इसका काम सिर्फ ये है जो एक फिक्स काम के लिए समिति का गठन किया जाए। अब जब तक ये जो नई जो तनख्वाह है कर्मचारियों के लिए सेट नहीं हो जाती, यो आयोग है यो सेट करेगा, ये जो नई कमेटी बनाई है अस्थायी समिति या सेट करेगी कि हाँ भाई सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह इतनी बढ़नी चाहिए। जैसे ही वो काम हो जाएगा पूरा, ऑटोमेटिक समिति खत्म, तो उसको बोलते हैं अस्थायी समिति, ठीक है। और स्थायी समिति ये परमानेंट रहती है, हर साल बनती है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी, जिसमें 30 लोकसभा सदस्य होते हैं, बाकी लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, टोटल 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके जी, चीज याद रह जाएगी। आगे चलते हैं। अगला देखो क्या है, मानव मादा में निषेचन कहां होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हो? फर्टिलाइजेशन का मतलब जहां पर अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये क्या सिस्टम होता है जी? जैसे ये हो गया नर और ये हो गया मादा। नर होता है आदमी, आदमी के अंदर क्या होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और ये होते हैं स्पर्म रखता है, स्पर्म, स्पर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? शुक्राणु बोलते हैं। ओके जी। यह होगी मादा, मादा के पास होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। और ये एक्स एक्स के क्रोमोजोम है भाई, क्रोमोजोम का जोड़ा है यो, क्रोमोजोम का समझ लो केस होता है यो भी क्रोमोजोम है, ठीक है। और इसके पास होता है अंडाणु, जिसको ओवम भी बोल देते हैं, ओवम या फिर एग बोल लो, एग। महिला के पास क्या होता है? एग होता है, अंडा होता है। अब जब भी नर और मादा संभोग प्रक्रिया बिठाएंगे तो उस प्रक्रिया के दौरान जो नर है वो अपने शुक्राणु है महिला के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। और वो शुक्राणु क्या है? महिला के अंदर फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या है? महिला अंडे रिलीज करती है, अंडा छोड़ती है। तो अंडा हो गया, ठीक है, और ये जो आपका शुक्राणु हो गया यानी स्पर्म हो गया, दोनों के दोनों इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके मिलते हैं। चीजें समझ में आई? और मिलने के बाद है ये जैमेट वगैरह बना बुणु के एक पूरा पूरा बच्चा बनाए दें। दूसरी चीज, बच्चा है लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, ठीक है, ये चीज डिसाइड कौन करता है? ये चीज डिसाइड नर के हाथ में होती है। हाथ में तो चलो किसी हो तो भगवान के हाथ में होती है, एक तरीके से तुक्का लग गया करो के पैदा हो जाए, ठीक है। अक्सर लोग आप लोगों ने देखा होगा कि महिला को गाली देते हैं, कितना लड़की पैदा करी, तेरे मां में दिक्कत है। नहीं, महिला की इसमें कोई कमी नहीं होती। अगर जैसे जो नर के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, अगर नर का एक्स जाके महिला के एक्स के साथ मिलता है तो लड़की पैदा, क्योंकि महिला के पास तो सिर्फ एक्स एक्स है, इसके पास तो वाई है ही नहीं। और अगर नर का वाई जाके मिल जाता तो उसके इसमें लड़का हो जाता है। अब ये वाई की मात्रा होती है नर के अंदर कम होती है, नेचुरली कम होती है, हर एक नर के अंदर कम होती है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड फालतू होती है, वाई स्पर्म की जो स्पीड होती है वो फालतू होती है।
एक्स की तुलना में, ठीक है, यानी वो तेज गति से जाके चिपक सिका है। अब जो व्यक्ति एक तो जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता हो, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब जैसे जिम वगैरह ज्यादा मारा है, या स्पोर्ट्स है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल है, किसी गेम के अंदर ज्यादा है, ठीक है, ये सिर्फ संभावना, डॉक्टर ऐसा अंदाजा मारते हैं, कोई गारंटी नहीं इस चीज की। एक्सेप्शनल केस बहुत सारे हैं, इसे खिलाड़ी भी है जो खेल रहे हैं और उनका छोरे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर क्या वायु की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, चीजें समझ में आई। जो ज्यादा धूम्रपान करें, बीड़ी सिगरेट या शराब वगैरह ज्यादा पीवन, तो उनका केस में भी वायु की मात्रा कम होती है, तो उनका फिर छोरी छोरी पैदा होया करें, ठीक है। ऐसा डॉक्टर मानते हैं कि संभावना है 90% पॉसिबिलिटी, 10% एक्सेप्शनल केस भी होगा, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, इसको निषेचन बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। हीरोइन किस पौधे से प्राप्त की? हीरोइन या वाली को नहीं, फिल्म वाली हीरोइन, वो वाली हीरोइन को नहीं भैया, हीरोइन व नशाली, वाह हीरोइन की बात होने लग रही है। तो हीरोइन है ये हमें किस पौधे से प्राप्त होती है, प्रश्न आपसे पूछेगा। ये थोड़ा आउटस्टैंडिंग प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल जिक्के नहीं आ रही थी यार, मतलब नॉर्मल सी जिक्के आ रही थी, इतनी भी मुश्किल नहीं थी। तो कौन सा भाई? पापावर सोमनीफेरम। कैसे याद रखोगे? पापावर। अब जैसे आपको कोई बोलता ले बेटा ले हीरोइन सूंघ ले, तो हम क्या कहोगे? ना भाई ना, पापा मारेगा, ठीक है, पापा बहुत बूंदी डाल मारेगा। पापावर सोमनीफेरम, और पापा ना तो इसकी जिसे सुगंध आ जाएगी, जिसे सूंघ ली ना ऐसा बिड़ा बिड़ा मारेगा पापा, यानी पापावर सोमनीफेरम याद रखियो। ओके जी, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह से पहले कई भारतीय राज्यों के विलय का मुख्य कारण कौन सी ब्रिटिश नीति थी? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया यार, बड़ा मजेदार प्रश्न है, ठीक है। ये कौन सी थी? ये थी जी आपकी लैप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प की नीति। ये क्या कुछ सिस्टम था? डलहौजी के द्वारा, डलहौजी नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा एक नीति चलाई गई। नीति का मतलब हो गया कि योजना चलाई गई। डलहौजी क्या बोला? तो बोला ऐसा राज्य जिसके पास लड़का वारिस नहीं होगा, ठीक है, उस राज्य के ऊपर हम लोग कब्जा कर लेंगे, या फिर उसको हम लोग अपने अंग्रेजी सल्तनत के अंदर मिला लेंगे, ठीक है। इसी को बोला था लैप्स का सिद्धांत या हड़प की नीति। इन्होंने इस नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को मिला लिया। सबसे पहले इन्होंने किसको मिलाया था? सतारा को मिलाया था। यह याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प की नीति के तहत अंग्रेजों ने सबसे पहले किसको मिलाया? सतारा। इसको कैसे? सतारा का मतलब सताना, इन्होंने सबसे पहले सतारा को सताना शुरू किया। फिर संबलपुर हो गया, ठीक है, फिर आपका उदयपुर को भी शुमार कराया, फिर झांसी को शुमार कराया, फिर झांसी की रानी आई जो लड़ाई लड़ी, तो इसीलिए तो हुई थी। बोले भाई इसका भी उत्तराधिकारी को नहीं, कब्जा करो, झांसी रानी को कब्जा होने दिया। तो ये सारा सिस्टम था। चीजें समझ में आई? ओके जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस ऐतिहासिक मामले ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति यानी मौलिक अधिकारों सहित को मान्यता दी? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि संसद है वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, ठीक है, जिसके अंदर मौलिक अधिकार भी शुमार है। तो ऐसा कौन सा मामला था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर संसद को दे दी? हर कोई अगर इस टाइप का कोई भी केस आ जाए तो उसके अंदर मैक्सिमम केसों के अंदर एक ही व्यक्ति है, वो है केशवानंद भारती, ठीक है। ये मामला आपको हर जगह देखने मिला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके ओके जी, आगे चलते हैं। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? समताप मंडल का मतलब समझते हो? समताप मंडल का मतलब होता है मीजोस्फीयर, और स्ट्राटोस्फीयर होता है आपका ना, सॉरी, मीजोस्फीयर होता है मध्य मंडल और समताप मंडल होता है आपका स्ट्राटोस्फीयर। मीजोस्फीयर फ्रॉम द स्ट्राटोस्फीयर। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बड़ा अच्छा प्रश्न। देखो आपको बताता हूं, ऐसे होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। सबसे नीचे कौन सा होता है? अक्षोभ मंडल। आपसे प्रश्न पूछा था जितनी भी पर्यावरणीय घटनाएं होती हैं वो सारी किस मंडल के अंदर होती है? पर्यावरणीय घटनाओं का मतलब जैसे बारिश आना, बादल बनना, तूफान आना, सांस लेना, ये सारी घटनाएं किसके अंदर होती है? अक्षोभ मंडल के अंदर होती है। इसके ऊपर आता है हमारे पास समताप मंडल, ठीक है जी। समताप मंडल से ऐसे समताप से ऐसे स्ट्राटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्राटोस्फीयर के अंदर हमको क्या कुछ देखने को मिलता है? ये ट्रोपोस्फीयर होता है भाई, इंग्लिश में अगर कोई पूछ ले तो ट्रोपोस्फीयर। स्ट्राटो के अंदर देखो, एक तो एरोप्लेन स्टार्ट होते हैं, यानी एरोप्लेन वगैरह जो उड़ती हो किसके अंदर उड़ती है? आपके समताप मंडल के अंदर उड़ती है। दूसरी चीज जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो भी हमारी कहां पर स्टार्ट होती है? समताप मंडल के अंदर। फिर आता तुम्हारे पास मध्य मंडल, और ये जो लेयर है जो समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है इसको बोलते हैं स्टार्टोपोज। क्या बोलते हैं?
स्टार्टोपोज, यानी जहां पर जो स्टार्टोस्फीयर की जो लेयर है वो पोज हो जाए। पोज का मतलब होता है रुकना, पोज पले नहीं सुना जी, बिल्कुल सुना, तो स्टार्टोपोज उसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रोपोपोज ये यहां पर हो जाएगी, जो कि आपके अक्षोभ मंडल और समताप के बीच में होती है, इसको ट्रोपोपोज बोलेंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके ऊपर फिर आता है आयनोस्फीयर, यानी आयन मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर बहुत सारी रेडिएशन वगैरह ट्रेवल करती है। उसके ऊपर फिर आता है एक्सोस्फीयर, ठीक है, यानी जो बाह्य मंडल होता है जिसको हम लोग बाह्य मंडल बोलते हैं। ठीक है भाई, ओके जी, आगे चलते हैं। नेटवर्क में सिग्नल को मजबूत और पुनः प्रसारित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है भाई? आपका जो नेटवर्क पकड़ा तारला जो एंटीना, उसके अंदर अगर सिग्नल को मजबूत करना यानी मजबूती बनाए रखनी है सिग्नल की, तो उस केस के अंदर किस चीज का प्रयोग होता है? रिपीटर का। आप बार बार देखोगे तभी तो नेटवर्क आएगा पूरा, तभी तो मजबूती बनी रहेगी नेटवर्क के अंदर, वरना सिग्नल टूट जाएगा। ठीक है, तो सिग्नल को बनाए रखने के लिए रिपीटर की जरूरत पड़ेगी, बार बार रिपीट करना पड़े, बार बार देखना पड़े, तभी जाके हाँ नेटवर्क बना रहेगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें मीन्स रिया यानी दोषपूर्ण मानसिकता का प्रमाण आवश्यक नहीं होता? दोषपूर्ण मानसिकता का मतलब भाई इसकी मानसिकता है वह दोषपूर्ण है या नहीं, ये चीज मायने नहीं रखती। ठीक है, तो कौन से अपराध की बात होने लग रही है? तो ये बात होने लग रही है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस, यानी कठोर दायित्व अपराध, यानी ऐसा अपराध जिसके अंदर मतलब आपके ऊपर बहुत ज्यादा दायित्व था, इतनी जिम्मेदारी थी, इसके बाद भी आपने अपराध कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं था भाई, आपने जानबूझ के की वो चीज। ठीक है, हत्या के अंदर हम मान सकते हैं भाई किसी ने मानसिक प्रेशर दे दिया, उस केस में आपने गोली ठोक दी, ठीक है, दबाव से हो गया। चोरी भी हो सकती है, मला भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होते कठोर दायित्व अपराध। ठीक है, ओके, जाके चलते। सिविल सेवा परीक्षा में चयन के कितने चरण होते? ले भाई, सिविल सेवा परीक्षा, ये तो यूपीएससी के प्रश्न भी लागे पूछने। इसके अंदर है भाई आपके टोटल कितनी स्टेज होती है? प्रश्न 3 स्टेज होती हैं भाई। ठीक है, सभी को पता है। प्री होता है, प्री के बाद मेंस होता है, और मेंस के बाद क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो 3 स्टेज होती हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा के संस्थापक से प्रेरित था? तो जो नामधारी आंदोलन था, जो सिखों के हमारे मतलब अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इन्होंने जो खालसा पंथ बनाया था उससे जो प्रेरित था वो कौन सा था? नामधारी आंदोलन। तो इसके तहत क्या है भाई, हम लोग नाम लेंगे, किसका नाम ले लिया? गुरु गोविंद सिंह का नाम ले लिया भाई। ओ ठीक है, इसके तहत आपका खालसा पंथ हो गया। गुरु नानक देव क्या थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। कैसे याद रखोगे कि जो अपना नाना होया अगर, अपना नाना है तो अपनी जो पीढ़ी उसका पहला व्यक्ति होया अगर है नाना ना मम्मी जामी मम्मी ना ताम जा भेजी दे तो हो जी, बिल्कुल सही है। तो गुरु नानक देव फर्स्ट थे, गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें थे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग का मतलब जैसे SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है, अगर उनके अधिकारों की बात होती है तो उस केस के अंदर है वो जो आयोग बनाया गया है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसा मंत्रालय जिसका काम क्या है, जिसका काम क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, आप हिंदी में ये बोल सकते हो, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भाई। ठीक है, हिंदी में लिख लेना भाई, गलत इसकी हिंदी लिख के लेने भूल गया। ठीक है, इस मंत्रालय के अधीन काम करता है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों में पानी आने जैसे एलर्जी लक्षण उत्पन्न करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ऐसा कौन सा मतलब मास्ट को कौन सा रसायन है, यानी कौन सा केमिकल है जिसके निकलने की वजह से हमें छींक वगैरह आवा है या आंखा मतलब पानी निकला है? तो ऐसा कौन सा केमिकल है? तो कौन सा केमिकल है? हिस्टामिन भाई। हिस्टामिन जो केमिकल है अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो उस केस के अंदर क्या हमें बार बार छींक आती है, जैसे नजला होया अगर कहीं आगा, ठीक है, बार बार क्या अखा का मतलब पानी आने का काम होया कर। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। एक मिनट रुको, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन को कौन सा कानून है? खतरनाक अपशिष्ट का मतलब जैसे बहुत ज्यादा डेंजरियस चीजें हैं, ठीक है, उनको
मतलब उनका प्रबंध करना, जैसे कि मान लो खतरनाक कोई कूड़ा करकट है उसको एडजस्ट करना, तो वो करने का काम कौन करता है भाई? तो ऐसी चीजों को मतलब कि सेट करने का काम कौन करेगा? जिसको पर्यावरण की चिंता है। तो पर्यावरण की चिंता के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है, तो इसका काम है जो भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदे पदार्थ उनको एडजस्ट करने का काम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आपका किया गया है। ओके जी, आगे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? शिकार पर्यटन को बढ़ावा देना। भाई जो शिकार है उसको बढ़ावा देना ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। वन्यजीव उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना ये भी गलत है भाई। वन्यजीव उत्पादों का मतलब जैसे आदमी इनको जानवरों को मार के जो भी चीजें बनती हैं उनको बढ़ावा देना गलत है। वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार पर नियंत्रण रखना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। यानी जो वन्यजीव हैं इनका जो गलत तरीके से लोग शिकार करते हैं, इनका जो बिजनेस करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखने का काम किसका है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसको याद भी रखना, साल भी 1972। यानी वन्यजीव हैं उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये एक्ट आपका बनाया गया था। ओके जी, ये चीज भी याद रह जाएगी। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण देता है? मतलब क्या है उच्च न्यायालय का? मतलब हो गया जैसे जो हमारे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है भाई, इनका कंट्रोल रहेगा किसके ऊपर? जो भी हमारी जिला अदालत है, जिला अदालत हो गया, सेशन कोर्ट हो गया हमारे, ठीक है। जिला अदालत का मतलब समझ गए ना? जैसे मान लिया आप किसी भी जिले से रहते तो उस जिले के अंदर तो अदालत मिलेगी ना, तो कौन से अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के पास है इन सब को कंट्रोल करने की पावर है। एक राज्य के अंदर जितनी भी अदालतें हैं उन अदालतों को कंट्रोल करने की पावर है हाई कोर्ट के पास। तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद नंबर 235, ठीक है भाई। 35 की गड्डी आन दिए, ठीक है, सारा सौदा नाम कंट्रोल रखा है, टेंशन ना लो, कोई भी मामला उसको एडजस्ट करने का काम हम करेंगे। 35 की गड्डी आन दी, इस तरीके से याद रखो, तो ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। ओके जी, आगे चलते हैं। कृषि में निम्न में से क्या शामिल है? खेती के अंदर कौन सी चीज शामिल होती है? केवल फसल उत्पादन? क्या सिर्फ फसल उत्पादन को ही खेती बोलते हैं? दूसरा फसल उत्पादन व पशुपालन। तीसरा फसल उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन। ये सारी क्या है? ये सारी खेती है भाई, ये सारी खेती के अंदर आती, कृषि के अंदर आती। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर ये ठोक के आगे फिर घरा की रोए हैं, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत तो होएगा, ठीक है। 14 तारीख की शिफ्ट नंबर 2 पे आ चुके हैं भाई हम। शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। कहां पर हो लिए थे खत्म? ये यहां पर खत्म हो लिए थे भाई शिफ्ट 1 के, ठीक है। अब शिफ्ट 2 आपकी स्टार्ट हो चुकी है 14 तारीख की, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम कौन सा? अभी आपको करवाया था, कौन सा था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल है इसके अंदर जी? बिल्कुल नहीं है। वन्यजीवों से संरक्षण वाला 1972 वाला याद रखना, वन्यजीवों की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला था हमारे पास भारत में पर्यावरणीय आपदा के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने से संबंधित कानून कौन सा है? पर्यावरण से कोई भी आपदा होती है, ठीक है, यानी कोई भी मान ले बाढ़ आएगी, तूफान आ गया, तो उस केस के अंदर उस मतलब कि उस चीज की भरपाई करने के लिए किस एक्ट के तहत आपको मतलब की सहायता दी जाती है? प्रश्न पूछा गया है, बहुत बढ़िया भाई। तो किस एक्ट के तहत? वही दिया जाएगा, पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सिंपल है। आगे चलते हैं। अगला, स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की? स्टार्टअप इंडिया मतलब भारत के लोगों को है खुद के स्टार्टअप शुरू करने चाहिए, एज मतलब कि आप बोल सकते हो सरकारी नौकरी की तलाश की बजाय। ये सारी चीजें की शुरुआत किसने करी? प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा सरकार आने के बाद। यानी कि सीधी सी बात है 2014 के अंदर भाजपा सरकार है, यानी उसके बाद ही बात होगी ये चीजें जी। बिल्कुल सही बात है। तो साल 2016 के अंदर ये चीज आपकी शुरू हो गई थी। ओके जी, आगे चलते हैं। संविधान व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है? व्यक्तिगत अधिकार हो गए, यानी जैसे मान लें मेरे कोई अधिकार हैं और कोई भी राज्य है उसकी शक्ति है, उनके बीच में संतुलन कैसे स्थापित करता है? अपना कानून, जो अपनी कानून की बुक है। पूर्ण व्यक्तिगत अधिकार, पूर्ण राज्य शक्ति, उचित प्रतिबंधों के साथ अधिकार, या न्यायपालिका की पूर्ण शक्ति। मतलब किसके माध्यम से ये सारी चीजें आपकी बैलेंस होती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसके तहत क्या हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यानी कि व्यक्तियों को भी अधिकार, जैसे आप नॉर्मल इंसान है, अपने को भी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, सरकार को भी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। नू को नहीं भाई अपराध दिया तो इसका जमानो डंडा लगाए दे, उसके भी अधिकार है, अपराधी के भी। यानी हर एक को अधिकार दे रखे हैं, लेकिन दायरे के अंदर, कुछ लिमिटेशन के साथ, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। माउंट किलिमंजारो किस देश के अंदर से? माउंट किलिमंजारो है, ये किस देश के अंदर स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो किसके अंदर? आपका तंजानिया के अंदर। सबको पता, ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी के अंदर मल्टीपल टाइम पढ़ा रखा है, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके
द्वारा किया जाता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। किसके द्वारा है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? केवल संसद सदस्य करते हैं, या केवल राज्य विधानसभाएं करती हैं, निर्वाचन मंडल करता है, या सर्वोच्च न्यायालय करता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर आपका जो ये राष्ट्रपति जी का जो इलेक्शन होता है, इसके अंदर आपके जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग इसके अंदर आपके शुमार होते हैं। बकायदा जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उसके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी, इन दो को मिला के, इन दो को छोड़ के बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके सदस्यों को हटा के बाकी सभी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि जो हमारा निर्वाचन मंडल, हम उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, निर्वाचन मंडल, ठीक है, निर्वाचन मंडल के अंदर आपके संसद भी होते हैं और राज्य विधानसभा होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उसके अंदर कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो चीफ जस्टिस है, यानी कि हमारे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई साहब है, जस्टिस सूर्यकांत जी, वो राष्ट्रपति जी को क्या शपथ दिलाने का काम करते हैं। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। सबसे अधिक मसाला उत्पादन किस देश में? तो राष्ट्रपति जी को उसको सीजीआई साहब को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक मसाला उत्पादन किस देश के अंदर होता है? सबसे अधिक मसाले का उत्पादन किस देश के अंदर होता है? सबको पता है, भारत के अंदर। तो भारत तो मसालों का देश है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है? नेटवर्किंग यूट्यूब नेटवर्किंग साइट है? गलत है। लिंक्डइन है जी, बिल्कुल है। लिंक्डइन क्या चीज है जी? लिंक्डइन के ऊपर आप अपना बायोडाटा डालते हो। जैसे मान लिया मुझे जॉब की जरूरत है प्राइवेट कंपनी के अंदर कहीं पर भी, ठीक है, तो मैं अपना एक प्रोफाइल बनाऊंगा, लिंक्डइन एक ऐप है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर मैं मेरी पूरी डिटेल डाल लूंगा। भाई मैं ये हूं, मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, मेरी इतनी उम्र है, या मैंने सकीला, मैंने एआई चलाना, मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस इस काम का, मैं फलाना ढिमकाना, ठीक है। उसके बाद फिर कोई भी कंपनी देखेगी, वो मेरा प्रोफाइल देखेगी कि हाँ भाई इस बंदा नहीं है, वो फिर मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे और डायरेक्ट मेरे को जॉब दे देगा अगर मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल होता हूं। तो ये क्या है? एक नेटवर्किंग साइट है। स्नैपचैट नेटवर्किंग नहीं है, सोशल मीडिया, यूट्यूब सोशल मीडिया, टिकटॉक सोशल मीडिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कोई भी उम्मीदवार है जो राष्ट्रपति के पद के लिए उठा है, आप उसको अयोग्य कब ठहरा सकते हो? भाई तू राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल नहीं है, विपक्ष से हो, ऐसा नहीं होता। कोई चाहे विपक्ष से हो चाहे सरकार के पक्ष से हो, दोनों राष्ट्रपति के पद के लिए उठ सकते हैं। बहुमत सिद्ध करने को कहा जाए, अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या हम उसको वो कर मतलब बहुमत सिद्ध करने को कहा जाए? नहीं, बहुमत सिद्ध ऐसे नहीं कर सकते, बहुमत सिद्ध तो होता ही इलेक्शन के अंदर, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तीसरा, लाभ का पद धारण करे, ये चीज बिल्कुल सही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी लाभ के पद के ऊपर बैठा है, लाभ के पद का मतलब समझते हो, यानी कि जैसे मान लिया मैं किसी सरकारी नौकरी का मैं लग रहा हूं, कोई आईएएस हूं, आईपीएस हूं, तो उस केस के अंदर क्या है, मैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता, मेरे को पहले अपना पद छोड़ना पड़ेगा। विधायक को कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, बिल्कुल ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पंचायतों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है यार। मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा, 7वीं अनुसूची के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है? हमारे संविधान की 3 अनुसूचियां, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 टाइप की अनुसूची हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। ओके जी। संघ सूची यानी कि ऐसे कानून जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, लाइक जैसे आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, हमारा रक्षा से रिलेटेड कोई मामला है, हमारी आर्मी है, इन सभी के ऊपर कौन कानून बनाती है? परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कोई काम, एटम बम से रिलेटेड, न्यूक्लियर बम से रिलेटेड, तो इनके ऊपर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य के दिन जो भी पुलिस आती तुम्हारी, ये सारी राज्य सरकार के अधीन आती है। जैसे आपने देखा हर एक राज्य की पुलिस अलग होती है, यूपी पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, बिहार पुलिस अलग है, तो ये राज्य सरकार का विषय है। खेती बाड़ी हो गया, ये भी राज्य सरकार का विषय है, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। समवर्ती के अंदर ऐसे कानून जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, लाइक आपकी शिक्षा होगी, शिक्षा के ऊपर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी। ओके। 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार कानून, ये सारे हमें 9वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलते हैं। 8वीं और देख लो, 8वीं के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है? संविधान के अंदर जो हमें 22 भाषाएं हमको देखने को मिलती है, उनका वर्णन हमें 8वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलता है। और इन 22 भाषाओं के अंदर अंग्रेजी का वर्णन नहीं है, यानी अंग्रेजी को संविधान की 22 भाषाओं के अंदर शुमार नहीं किया गया है, फिर भी अंग्रेजी का हर जगह प्रयोग होता है। ओके जी। 11वीं अनुसूची के अंदर हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, इनका वर्णन हमें 11वीं
11वीं के अंदर देखने मिलता है। याद कैसे रखोगे? आप लोग 11वीं क्लास के अंदर सिर्फ गांव के अंदर ही पढ़ते हो। जब आप 12वीं के अंदर, क्योंकि 12वीं बोर्ड की क्लास है, तब आपको शहर के अंदर जाना पड़ता है। नहीं, नगर निगम का वर्णन अगर आपसे पूछ ले तो हमें किसके अंदर, 12वीं अनुसूची के अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? क्या केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, या राज्य विधानसभाएं? कौन करता है? तो संसद के जो हमारे दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके पास पावर होती है कि ये हमारे जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव करने का काम करेंगे। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, आगे चले, आगे चलो जी। अगला प्रश्न आता है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ेगा? बताओ भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज है, शाबाश। मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं? पता तो होगा तुमको। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी आपके देश के प्रति क्या कुछ कर्तव्य हैं, उसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। देखो भाई, तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन था, 4 + 2 6 यानी कि 1976। 44वां पूछ ले तो 4 + 4 8 यानी 1978। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन था, जिसको भारतीय संविधान का लघु संविधान भी हम लोग बोल देते हैं। इसके तहत क्या है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, जिनको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। और मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए हमने मौलिक कर्तव्य? ये रहा, किस देश के संविधान से लिए? तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। सोवियत संघ किसका पुराना नाम है, जिसको हम लोग वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं? तो रूस देश के संविधान से क्या हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। भारतीय संविधान में टोटल जिस टाइम मौलिक कर्तव्य ऐड करेंगे, टोटल कितने थे? टोटल 10 थे जी। ठीक है, 10 थे मौलिक कर्तव्य। तो अब वर्तमान में कितने, अगर कोई आपसे वर्तमान बोले तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। 11वां कब ऐड किया गया जी? 11वां आपका ऐड किया गया, 86वां संविधान संशोधन हुआ था साल 2002 के अंदर। उसके तहत आपका 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपका ऐड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते, अगला प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार कितने वर्षों का परित्याग तलाक का आधार है? मान लिया आपने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, तो यानी कितने वर्षों तक अगर आप अपनी पत्नी का त्याग करते हो, उसके बाद ही आपको तलाक मिलता है। तो आपको मिनिमम 2 वर्ष तक का त्याग करना पड़ता है, तब जाके है आप अपनी पत्नी को तलाक दे, यानी 2 साल तक आपको बिना पत्नी रहना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हो। ठीक है जी, कि मेरा 2 साल में इनकी सहमति बने जाओ ना तलाक देवा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता? तो सबको पता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और आजादी के बाद ये क्या थे, हमारे कानून मंत्री भी बने थे। क्या बने थे? हमारे कानून मंत्री भी बने थे। ठीक है जी, चीज भी समझ में आ गई। आगे चलते, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जितने भी वयस्क लोग हैं, सार्वभौमिक यानी सबको, जितने भी वयस्क लोग हैं उनको मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार है, यानी सभी वयस्कों को मतदान अधिकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मतदान है, ये मतदान की उम्र कितनी होती है आपकी? 18 वर्ष। अब एक प्रश्न आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो मतदान की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के तहत की गई? चलो संशोधन में बता देता हूं, 61वां संविधान संशोधन था। अब ये हुआ किस वर्ष था? साल का नाम बताओ, किस वर्ष 61वां संविधान संशोधन होता है? इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? 61 से 21, 61 21, 61 21 यानी 21 से 18 कर दी। ओके ओके जी, आगे चलते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर अभी बताया? जब आप 14 से 18 के बीच में आपको क्या चाहिए? फुल इक्वलिटी चाहिए, फुल समानता चाहिए, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। ओके जी, आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया? चंद्रयान 3 किसने किया था? इसरो ने किया था। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। ओके जी, मुख्यालय कहां पर, हमें इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है? बेंगलुरु के अंदर। भाई ये चीज याद रखना, बेंगलुरु के अंदर क्या है इसका हमें मुख्यालय देखने को मिलता है। ठीक है जी, बेंगलुरु कहां पर? कर्नाटक के अंदर। आर्थिक विकास का प्रमुख मानदंड क्या है? विच मेजर इंडिकेट्स इकोनॉमिक? हमारे जो देश है, देश की विकास होने लग रहा है तो हम लोग किससे मापते हैं? जीडीपी से मापते हैं। हमारे देश की जीडीपी अगर अच्छी चलने लग रही है तो हमारे देश का आर्थिक विकास अच्छा होने लग रहा है। जीडीपी अच्छी नहीं है तो आर्थिक विकास नहीं है, सिंपल सी चीज है। ओके जी, पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा? पश्मीना शॉल हमें कहां पर देखने को मिलता है? बताओ, बहुत इजी प्रश्न है। शाबाश, जब मैंने एनिमल हस्बेंड्री करवाई थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच के अंदर, उसके अंदर भी तो करवा रखे पश्मीना शॉल। वेरी गुड, शाबाश। एक भेड़ होती है, उस भेड़ के ऊन से जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है, कश्मीर। ठीक है, वहां से जो शॉल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पश्मीना शॉल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भेड़ की खालता बना है।
आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कौन सी आयकर मुक्त है, यानी कि कौन सी जो आय है यानी कौन सी इनकम है वो कर मुक्त है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये धारा भी याद रखना, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो धारा नंबर 10 है उसके तहत जो हमारी खेती बाड़ी की जो इनकम होती है, यानी चाहे मैं खेती बाड़ी का 1 करोड़ रुपये कमाता हूं साल के, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स की धारा नंबर 10 के तहत क्या 10, बस भाई बस, खेती बाड़ी से टैक्स नहीं लेना, क्योंकि पुराने जितने भी साल हैं इतने सालों से हम लोग खेती बाड़ी से तो टैक्स लेते हुए आने लग रहे थे। ठीक है, मुगलों का टाइम देख लो, अंग्रेजों का टाइम देख लो, सारे टैक्स किसके ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर थे। बस अब खेती बाड़ी से और टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण का दायित्व नागरिकों पर किस अनुच्छेद के अंदर है? पर्यावरण संरक्षण आपको करना है तो किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर जो 48A है इसके अंदर हमें पर्यावरण संरक्षण मिलता है। ये हमारा DPSP के अंदर देखने मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है कि हर एक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों को इस चीज की प्रेरणा दे कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे, यानी 48A के अंदर हमें देखने को मिलता है। नॉर्मल 48 के अंदर क्या देखने को मिलता है? कृषि और पशुपालन। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। 51A के अंदर हमारे क्या दे रखे? 51A के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। मौलिक कर्तव्य, जितने मौलिक कर्तव्य हमारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं? 51A के अंदर हमें सारे मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। ओके जी। 21 के अंदर क्या है आपका? राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आपको प्राइवेसी का अधिकार है। ठीक है, और आपको जीवन जीने का अधिकार है। इसको कैसे याद रखोगे? इसको सीधा सा एक ही ट्रिक है। 21 का मतलब हो गया 21। ठीक है, 21 अगर आपको प्राइवेसी, 21 कहां पर मिलती है? प्राइवेसी के अंदर मिलती है, और जब तक 21 मिलती रहेगी तब तक जीवन जीने में मजा आता है, वो बाद में नहीं आता है। सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते? कौन से विधेयक को वापस नहीं भेज सकते राष्ट्रपति जी? तो जो हमारे पास कौन सा है? वित्त विधेयक या धन विधेयक, साधारण विधेयक या संवैधानिक विधेयक? कौन से विधेयक को राष्ट्रपति जी वापस नहीं भेज सकते बताओ? उसको पास करना पड़ेगा। तो जो धन विधेयक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति जी कभी भी वापस नहीं भेज सकते, उसको पास करना। धन विधेयक से रिलेटेड 2 फैक्टर हैं। धन विधेयक केवल और केवल किसके अंदर पेश होता है? केवल और केवल लोकसभा के अंदर ही पेश हो सकता है। इसको हम लोग राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। ये खास बात है, ये याद रखना, लोकसभा में पेश होता है। दूसरी चीज, राज्यसभा इसको केवल 14 दिन के लिए होल्ड पे रख सकती है, केवल 14 दिन तक होल्ड कर सकती है, इससे फालतू कुछ नहीं कर सकती। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। ठीक है, और राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को भी सीधे साइन मारने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। यदि संसद पुनः विधेयक पारित कर दे तो राष्ट्रपति पुनः अस्वीकार कर सकते हैं। जैसे मान लिया संसद ने कोई कानून पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने उसको अस्वीकार कर दिया, संसद दोबारा फिर वो कानून पारित कर दे, तो ऐसे केस के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसको दोबारा अस्वीकार कर सकते हैं या स्वीकृति देना अब तो कंपलसरी हो जाए। अब तो कंपलसरी हो गया भाई, ना दोबारा पारित कर दिया, अब तो आपको स्वीकृति देनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार राष्ट्रपति कैंसिल कर सके, दोबारा फिर अगर संसद पारित कर दे तो अब तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ेगी, बार बार कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। बिल्कुल सर, कितने क्वेश्चन और रह गए? अभी तक 60% हुए हैं भाई। ठीक है, 100 प्लस है, देख लो लागेगा टाइम। भाई कितनी देर की क्लास हुई है? 1 घंटा और 5 मिनट की क्लास हुई है। मोटा मोटा ये मान के चलो 1.5 घंटे की क्लास होगी, 25 मिनट और लगेगी। आरटीआई में पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जाती है? आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? साल 2005 के अंदर आया। इसके तहत अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं दी जाती तो ऐसे केस के अंदर आप उसकी शिकायत कहां पर कर सकते हो? तो अपीलेट अथॉरिटी को आप लोग, यानी कि जिसके लिए आपने अपील करी है, ठीक है, मतलब आप जो आरटीआई की जो अपील वाली अथॉरिटी, आप उससे उसकी क्या शिकायत कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में? समानता किसके अंदर? मैं भाई 14 से 18 साल के बीच में हूं, मेरे को चाहिए फुल इक्वलिटी, यानी समानता अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर भाई। ओके जी, आगे चलते हैं। युद्ध या भारी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल वो क्या कहते हैं? युद्ध या भारी अगर आक्रमण होता है तो उसके केस में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल होता है हमारे पास। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। फाइनेंशियल आपातकाल कब होता है? जब पैसे की कमी होती है। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, नॉर्मल धारा 356 के तहत जो राज्यों के अंदर होता है। स्टेट इमरजेंसी ऐसा कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन किससे संबंधित है? सौर मिशन ये किससे संबंधित है? नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला उत्पादन, परमाणु ऊर्जा या जल विद्युत, किससे है सौर मिशन आपका बिलोंग करता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो किससे बिलोंग करता है? रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसको हम लोग बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। जैसे सूरज से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको तो हम लोग बार बार मल्टीपल टाइम बना सकते हैं। सूरज की रोशनी तो फ्री है।
CRIS क्रिस है, ये किससे संबंधित है? ऋतिक रोशन से। रेलवे सूचना प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, दूरसंचार या बिजली क्षेत्र, किससे बिलोंग करता है? CRIS। तो CRIS जो आपका बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है? ये आपका रेलवे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, यानी रेलवे की जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए जो सेंटर है उसका नाम होता है CRIS। और ये आपका किससे बिलोंग करता है? रेलवे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। लाइट चली गई है, चरड़ चरड़ की आवाज आओगी, तो एक बार के लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, और बीच में कैमरा बंद ना होने पाए। ओके ओके जी, आगे चलते हैं। सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है जिसके तहत है आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन वो सुरक्षित होता है? कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया, ऐसा कनेक्शन कौन सा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो HTTPS, एस को ध्यान में रखना, ठीक है, ये होता है आपका सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन। कदे आपका HTTP ठोक्या हो, एस भी पीछे लगना जरूरी है। ओके जी, आगे चलते हैं। एलर्जी क्या है? एलर्जी के कुछ सिस्टम हो, एलर्जी किसकी वजह से? खाज खुजली होगी शरीर पर, कोई ना कोई एलर्जी होगी, क्या है? इम्यून रिएक्शन, यानी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, यानी हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी हमारे शरीर को जो बीमारी से बताती हो कि उनका ना भैया चीज बढ़िया को नहीं, इसी को तो एलर्जी बोलते हैं भाई। जैसे कह दिया भाई, मान लो भाई मैंने गेहूं तो एलर्जी है, यानी कि मेरा शरीर क्या उनको भाई गेहूं तेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यही तो है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। ओके जी, आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन किससे संबंधित है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, ये किससे बिलोंग करता है? पर्यावरण का प्रभाव पड़ने लग रहा है। प्रदूषण नियंत्रण से, परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन, आर्थिक योजना से या औद्योगिक नीति से, किससे बिलोंग करता है आपका ये जो है? एक मिनट रुकियो, इन्वायरमेंट इवोल्यूशन बताओ भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। तो किससे बिलोंग करता है? इन्वायरमेंट इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन। ओके जी, आगे चलते हैं। जल अधिनियम में दंड का प्रावधान किस धारा के अंदर? जो जल अधिनियम यानी पानी से रिलेटेड अगर आप कोई भी गलत चीज करते तो उस केस के अंदर धारा नंबर 41 के अंदर भाई, एक भी अगर तामना ताली पानी का मैं गेट दी खो दी तो दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फफूंद, किससे होता है मलेरिया? ये तो बेसिक सा पर्सन है यार, वैसे बालक नॉर्मल बता दे, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसका मैं कई बार के वायरस भी ठोके आए हैं। डेंगू किसके माध्यम से फैलता है? डेंगू हवा, मच्छर, पानी या भोजन, किसके माध्यम से? मच्छर की वजह से डेंगू फैलता है। ओके जी, आगे चलते हैं। प्रमाण का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या अर्थ है? बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रमाण का भार, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई आप वो हो या नहीं, मतलब कि निरपराध हो या नहीं। तो क्या है? आरोप सिद्ध करने का दायित्व आपके ऊपर, दायित्व है ये आपको, मतलब आपके ऊपर ये आरोप है या नहीं, इसको सिद्ध करने का दायित्व। आगे चले। EIA किसके द्वारा किया? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, किसके द्वारा किया जाता है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होगी तो किसके द्वारा की जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आगे चलते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय 14 तारीख की दूसरी शिफ्ट मिलनी पड़ेगी, 15 तारीख की तीसरी शिफ्ट, 15 तारीख की पहली शिफ्ट आपकी शुरू हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य चीन के साथ बाउंड्री नहीं बनाता? अरुणाचल प्रदेश जी बिल्कुल बनाता है। सिक्किम बनाता है नहीं बनाता? मणिपुर बनाता है नहीं बनाता? बताओ एक बार के लिए। सिक्किम बनाता जी, मणिपुर नहीं बनाता, उत्तराखंड भी बनाता। तो ये तीनों राज्य चीन के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। भारत में जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मैं जनहित याचिका का मतलब यानी जनता की भलाई के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन जो कि कोर्ट के अंदर लगाई जाती है उसको PIL बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? यह न्यायालय को पत्रों या पोस्ट कार्डों के आधार पर कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही है। जैसे मान लिया मना समाज का मैं कुछ गलत होता दिखा है और मैं कोई चिट्ठी लिख दूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी ऐसे ऐसे कुछ गलत होने लग रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब उसके ऊपर संज्ञान ले कि हाँ भाई ये चीज तो गलत है, तो ऐसे केस को बोलते हैं PIL यानी जनहित याचिका। कृषि के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा यानी खेती बाड़ी के जितना भी सारा सौदा उसको कौन बैलेंस कर रहा है? नाबार्ड कर रहा है, सब ना दे रहा है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? साल 1982 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। खेती बाड़ी के सारे बैंकों को एडजस्ट करने का काम नाबार्ड करता, 1982 में स्थापना हुई थी। RBI की स्थापना पूछ ले तो 1935 के अंदर हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। अधिनियम कौन सा था? 1934 था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, सरकारी बैंक बना दिया गया, ठीक है। तो ये साल याद रखना, RBI के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण। RBI के पहले गवर्नर साहब कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। आजादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? CD देशमुख बने। ओके जी, आगे चलते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत आय कम दिखाने पर क्या दंड है? जैसे मान लिया मेरी इनकम, मान लिया भाई इनकम है मेरी 20 लाख,
और मैं दिखाऊं 10 लाख, तो उस केस के अंदर भाई मेरे को क्या सजा मिलेगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। अगर आप इनकम कम दिखाते हो इनकम टैक्स के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर उनको पता लग जाता है, तो ऐसे क्या है 50% ऑफ टैक्स पेएबल, यानी जितनी भी तुम्हारी मतलब टैक्स पेएबल इनकम थी उसका 50% आपसे जुर्माने के रूप में लिया जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण का मुख्य अधिनियम कौन सा? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ तो जंगलों से रिलेटेड, ये तो डायरेक्ट गया। वाटर पोल्यूशन एक्ट 1976, इन्वायरमेंट तो पर्यावरण वाला तो कौन सा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अभी तो करवाया था थोड़ी देर पहले। एक सेकंड रखना, कुछ आ गया लगता है। एक सेकंड रुको भाई। चलें भाई आगे, चलो जी। अगला प्रश्न हमारे पास, उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की मुख्य भूमिका क्या? तहसीलदार का काम क्या होता है? सारा का सारा क्या होता है? राजस्व प्रशासन यानी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सारा जो पैसा पूसा उस चीज को बैलेंस करना काम तहसीलदार का होता है। जमीन की रजिस्ट्री वगैरह वगैरह करना। कैम पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड रात में किस रूप में संग्रहित? जो कैम पौधे हैं, पौधे होते हैं अलग अलग, जैसे C3, C4, कैम, ये 3 टाइप के अलग अलग पौधे होते हैं भाई। ये मैंने आपको जो कृषि पशुपालन करवा रखा है ना बैच के अंदर, उसके अंदर करवा रखा है ये कैम पौधे। जो कैम पौधे होते हैं, कैम पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रात में किस रूप में संग्रहित होती है? बड़ा प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। एग्जाम के अंदर कभी कभार मतलब जो गहराई वाले प्रश्न हो ना उसके अंदर ये देखने को मिलता है। किसके अंदर? मैलिक एसिड की फॉर्म के अंदर ये आपका सेव होती है। कैसे? मैलिक मैल का रूप में सेव हो रात के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे चलते। जनसंख्यिकी संक्रमण के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? जनता के अंदर अगर मतलब जनसंख्या से रिलेटेड अगर कोई संक्रमण फैल गया तो इसका जो पहला चरण होगा उसकी क्या विशेषता? उसकी विशेषता ये है कि हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, यानी कि जन्म दर भी ज्यादा, यानी लोग भी ज्यादा जन्म है और मरा भी ज्यादा, तो इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या संक्रमण है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक। और ये पहली स्टेज है। ओके जी, थोड़े दिनों में फिर जनसंख्या मतलब मरण वाले ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और जो जन्म वाले हैं वो कम हो जाएं, तो ऐसे केस में दूसरा स्टेज आ जाएगा। राज्य के डीपीएसपी तत्वों का महत्व क्या? मूलभूत कर्तव्य सरकारी नीतियों के लिए, न्यायालयों के लिए, ये आपको ऑप्शन नंबर ए हमारा मूलभूत कर्तव्य, यानी जनता के अपने देश के प्रति जो करते हो तो उसको हाँ मूल, जो आपका राज्य जो भी आपका स्टेट है उसके जो जनता के प्रति करते होते हैं मूलभूत कर्तव्य होते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। कौन सी रक्त कोशिकाएं रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती हैं? जो रोग जनक हैं, यानी कि जो भी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर एंटर होती है उनका जो विरोध करने का काम करती है, कौन करती है? व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं इस साइंस की भाषा के अंदर? साइंस की भाषा के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शाबाश, आया किसी का आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, मैक्रोफेज। ऑप्शन नंबर हमारा डी है करेक्ट, मैक्रोफेज, ठीक है। आगे चलते हैं। किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? साल 2002 के अंदर, जिसके तहत क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आएगी। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना? अनुच्छेद नंबर 243 के अंदर जो हमारे ए से लेकर जो ओ तक के जितने भी आर्टिकल हो सारे के सारे पंचायतों की संरचना से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर ओ से जो आगे आई जे के एल एम एन ओ, फिर पी से जो स्टार्ट हो जाएंगे वो सारे के सारे हमारे नगर निगम से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ओके जी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि किस वन से बिलोंग करती थी? गुलाम वन से बिलोंग करती थी। यार सारी इजी कैरी को ज्यादा मुश्किल हो। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, कोई भी कैबिनेट की बैठक होगी। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पर्सनल लेवल देख लो तो हम 15 तारीख की मॉर्निंग प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के बारे में पूछ लिया कि कौन सी धारा अनुपस्थिति में मुकदमे से संबंधित है। अनुपस्थिति में मुकदमे का मतलब जैसे मान लिया अगर कोई व्यक्ति यहां पर उपस्थित नहीं है तो उस केस में भी हम उसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। तो ऐसी कौन सी धारा जिसके तहत यह प्रावधान आपको दिया गया है। ठीक है, तो BNSS की धारा नंबर 356। भाई अगर तो अपराध दिए तो यह चीज इतिहास में छप गई। ठीक है, और इसके तहत तेरे ऊपर मुकदमा चलेगा चाहे तो उपस्थित हो चाहे ना हो, अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा। तस्मानिया किस देश का द्वीप है भाई, बताओ भाई किस देश का द्वीप है तस्मानिया? तो आपका ऑस्ट्रेलिया का द्वीप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली पर्वतमाला कौन सी है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न। फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पर्वतमाला बना हुआ कौन सी है? पायरेनीस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे चलते हैं। भारत में प्रतिभूति व्यापार को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। सेबी का काम होता है ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। ओके जी, आगे चलते हैं। जो तुम्हें पैसा लगाते हो ना शेयर मार्केट वाला सारा। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास ये पावर देगा। संविधान के अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसकी जो लास्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो जो सुप्रीम कोर्ट देगा उसको, उस एक्सप्लेनेशन को सबसे सही माना जाएगा, बाकी सारी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। आगे चलते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत PPP परियोजनाओं के लिए कितने प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक है? तो कितने प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक है? आया किसी साथी का आंसर? बहुत बढ़िया, 70%, 70%, वेरी गुड। 70% की सहमति की जरूरत है। ओके जी, आगे चलते हैं। हमारे पास वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद कितने समय में अनुमोदित करती है? वित्तीय आपातकाल लगना है तो ऐसे केस में कितने समय तक? तो लगभग मैंने आपको बताया कोई सा भी आपातकाल 2 महीने तक का समय होता है, जो कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसको पारित करते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति CWC का उद्देश्य क्या है? CWC जो बाल कल्याण समिति, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मैंने जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कोई भी राज्य उसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्या प्रावधान है? वाहनों के लिए वैकल्पिक, नो, सभी वाहनों के लिए अनिवार्य। ऑप्शन नंबर हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। जितने भी वाहन सभी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। आगे चलते। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत? निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब होता है चुनना, चुनने का मतलब चुनाव। ठीक है, आप लोग क्या चोबों को चुन चुन के दीवार में ठोकते, 24 से बढ़ गया 24, अनुच्छेद नंबर 324 के तहत निर्वाचन आयोग आपका आता है। ठीक है, आपसे एक UPSC पूछ लेता है। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कमरे के अंदर बंद रहे, अनुच्छेद नंबर 315 है, इसके अंदर देखने को मिलता है। ये भी पूछा था बहुत बार। भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जो भी कानून बनाना है तो उसकी पावर किसके पास होती है? तो वहां की लोकल सरकार को होगी, सीधी सी बात है। यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वहां की जो लोकल सरकार है, विधानसभा है, उसको भाई। ओके जी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 100% हो चुके हैं। 2000 के तहत सरकार को वेबसाइट ब्लॉक करने की शक्ति किस धारा में? कोई भी गलत वेबसाइट, कोई भी गलत चीज फैलाने लगे तो उसको ब्लॉक करने की धारा कौन सी? 69 का जो ए पार्ट है उसके तहत सरकार उसको ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, 69 से आप समझने लग रहे हो 69, 69 वाली पोजीशन में अगर कोई धारा है तो उसको ब्लॉक कर सकती है सरकार। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? IAS है, IPS है, IFS है, IRS कोई सेवा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे, पोक्सो अधिनियम 2012 में बच्चा किस आयु से कम व्यक्ति को कहा जाता है? बच्चा कौन सी आयु से कम व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है? पोक्सो एक्ट के तहत ये प्रश्न आपसे पूछा गया। बड़ा बेसिक सा प्रश्न, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल है। 18 साल से कम व्यक्ति के जितने भी कम उम्र के जितने, उन सभी को क्या है? बच्चा कंसीडर किया जाता है। ओके जी, आगे चलते हैं। लाइट आ चुकी है, धन्य हो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो डेट्रॉइट है वो किस शहर को कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा। तो चेन्नई को क्या भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? चेन्नई कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की क्या है? राजधानी है तमिलनाडु, बता देखिएगा। 1857 के विद्रोह का एकमात्र योग्य सेना नायक किसको माना जाता है? तो तात्या टोपे को क्या है? एकमात्र सेना नायक माना जाता है 1857 की क्रांति का। ओके जी, आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न, गला सूख चुका है। कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम से सुरक्षा देता है? मानव तस्करी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा ए है करेक्ट हो जाए। अनुच्छेद नंबर की बात करेंगे तो 24, 23 और 24 दोनों अनुच्छेद इसी के अंदर हमारे 23 वाला मानव तस्करी से बिलोंग करता है। ठीक है, मानव तस्करी। और 24 वाला 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे उनसे मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। तो भाई टोटल मैंने आपको 106 प्रश्न करवा दिए। 15 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट वो भी होगी, बस 15 तारीख की जो इवनिंग शिफ्ट है भाई वह रहेगी। बाकी मैंने सारे प्रश्न आपको करा दिए। इवनिंग शिफ्ट की मैं अलग से क्लास ले लूँगा। गला सूख चुका, गला साथ देना छोड़ दिया भाई। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस करते हैं इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके
करके जरूर बता देना। इसी टाइप के पर्सन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के पर्सन आपको यूपी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये तैयारी करना चाहते तो मेरे को कमेंट करके बता देना। आप ही 1-2 दिन के अंदर है यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों के लिए जीके की एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसके तहत आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएंगी। तो आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी भाई।